ना टी 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 जोर की बजनी चाहिए। यहाँ याद आ गया होगा मैं क्या पूछने जा रहा हूँ कि टी 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 8 नंबर पे जोर की बजनी चाहिए, मेरे ख्याल कुछ ऐसा था। चलो थोड़ी सी कम आवाज में बजी, टी तो बज गई। चंडीगढ़ में टी क्यों नहीं बजी कांग्रेस की? हाँ जी, एक प्रश्न और दिमाग में आ गया बातचीत करने का, तो आपसे ना मन खूब लंबा कर रहा है। आपके ना कांग्रेस के नेता संपत सिंह छोड़ गए, वासुदेव शर्मा छोड़ गए, और अब चर्चा चल पड़ी भी कुलदीप शर्मा भी छोड़ने वाले हैं, और कई भी छोड़ गए। ये छोड़ के आपकी पुरानी पार्टी इनेलो में जा रहे हैं, क्या कारण है? भगवान जी ठंडे ठंडे क्वेश्चन पूछे या चलने दें? आकलन ये है कि बलवान चौधर बना गया, डीसी से मिलके एक बार फिर फतेहाबाद और टोहाना तक धड़ाधड़ तोड़ दिया गया। ये जो तोड़ फोड़ हुई, इसमें कोई राजनीतिक शक्ति भी काम कर रही थी? किसी शह पे थे ऑफिसर, ऐसा कुछ भी आपको लगा कि आपने चौधरी दूड़ाराम को इस इलेक्शन में हराया? जब आप इनेलो टिकट पर जीते थे तब आपके सामने कौन आ रहा था? तब भी दूड़ाराम जी आ रहे थे। तो आपने चौधरी दूड़ाराम को 2 बार गहरे जख्म दिए। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स। हरियाणा जनादेश टाइम्स पर आप सीधी बात, एक पॉडकास्ट कहें, एक इंटरव्यू कहें, स्वरूप एक ही होता है। खरी बात कहें। बलवान सिंह दौलतपुरिया फतेहाबाद के कांग्रेस विधायक हरियाणा जनादेश टाइम्स के कार्यालय में है, स्टूडियो में है। बलवान जी, आपसे ना एक इंटरव्यू करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका जनादेश स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। बलवान जी ठंडे ठंडे क्वेश्चन पूछे या चलने दें? मैं कहता हूँ एक पत्रकार को एक राजनीतिक व्यक्ति से जलेबी की तरह सीधे और सपाट प्रश्न पूछने चाहिए, और राजनेता को भी इमरती की तरह सीधे जवाब देने चाहिए। बलवान जी, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि 15 महीने हो गए विधायक बने जी। इन 15 महीनों की सबसे पहले आप अपनी उपलब्धियां गिनाइए भी। आपने फतेहाबाद हल्के की क्या सेवा की है, क्या बात उठाई है, विधानसभा में क्या उठाया है, मुख्यमंत्री तक क्या पत्र व्यवहार किया है, इसके बारे में आप जानकारी दें। इन 15 महीनों में फतेहाबाद के अंदर जो बहुत सी समस्याएं मुंह बाई खड़ी थी, चाहे वो सेम की बात हो, चाहे कोई कहीं और दूसरा विकास कार्य करवाने की बात हो, विधानसभा से लेकर हर प्लेटफॉर्म पे मैंने समस्या उठाने का काम किया है। आज सबसे ज्वलंत मुद्दा फतेहाबाद के अंदर नगर परिषद का है, सेम का है, एजुकेशन सस्ता नहीं है, एजुकेशन के मामले में निचले पायदान से शुरू होते हैं, हेल्थ का मामला है, और भी दूसरी जो समस्याएं थी। आप विधानसभा की कार्रवाई देखते रहते हैं, मैंने हर विधानसभा के प्लेट पटल पे उन समस्याओं को उठाने का काम किया था, और सरकार ने आश्वासन भी दिया था। उस आश्वासन का ये फायदा हुआ, इस बार मैंने कहा था कि पूरा हरियाणा प्रदेश 70% जल भराव या सेम से ग्रसित है। सरकार का धर्म बनता है कि एक मास्टर प्लान बनाया जाए, पूरे हरियाणा प्रदेश को सेम से मुक्त किया जाए, नहीं तो यहाँ के लोग पलायन करने पे मजबूर हो जाएंगे। और सरकार ने विधानसभा के पटल पे आश्वासन दिया है कि 2029 तक हम हरियाणा को सेम से मुक्त कर देंगे। और उसके बाद मैंने कहा था कि 2029 दूर है, लेकिन तत्काल रिलीफ देने के लिए भी आपको कदम उठाने चाहिए। तो सरकार एक तो सौर ऊर्जा वाले ट्यूबवेल लगाने की यहाँ भरी है, कुछ पहले लग रहे हैं, कुछ और लगा रही है। और भी दूसरी जो कोई खाबड़ा के अंदर 2023 से ये प्रोजेक्ट चल रहा था, वो बड़ी धीमी गति से था। तो मैंने कहा था कि खाबड़ा का जो प्रोजेक्ट है, इसकी जो समय सीमा में ये काम पूरा क्यों नहीं हुआ, उस एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करें, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। 3 साल से लोग मारामारी फिर रहे हैं। तो सरकार ने आश्वासन दिया कि फरवरी के एंड तक खाबड़े का भी हम पूरा कर देंगे। इसी तरह से कई गांव में लो वोल्टेज की बड़ी भारी समस्या थी। मैंने पीली मंदोरी में 1-2 जगह और नए बिजली घर बनाने की मांग की थी। तब पिछले दिनों ही पीली मंदोरी गांव में नया बिजली घर बनाने के लिए सरकार ने टेंडर कॉल कर लिया है। इसी तरह से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि फतेहाबाद की नगर परिषद ही नहीं, ये मैंने विधानसभा के पटल पे कहा है कि पूरे हरियाणा की नगर परिषद कार्यालय हरियाणा सरकार द्वारा मंजूर शुदा भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं।
ये मेरी मंडी हरियाणा विधानसभा के पटल पे है और आज मैं इस बात पे कायम हूँ कि नगर परिषद का पूरे हरियाणा में जितना बुरा हाल है इतना शायद और किसी दूसरे डिपार्टमेंट का नहीं होगा। किसी भी नगर परिषद में आज गरीब आदमी की कोई दरखास्त पकड़ने वाला नहीं है। सबने यही 1 मिनट रखूंगा, नगर परिषद में तो अभी एक रिश्वत लेते ही पकड़ा गया है। फतेहाबाद पे मैं आऊंगा। सबसे पहले तो फतेहाबाद की जो नगर परिषद है जब से ये बनी है इसके खाते में करोड़ों रुपए डिपॉजिट है, लेकिन लोग विकास के मामले में त्राईमाम कर रहे हैं। एमसी साहिबान दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं और उनको लास्ट के अंदर धरना देना पड़ा। उनके धरने के अंदर सरकार ने आश्वासन दिया कि हम आपके काम पूरे कराएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई नील प्रोग्रेस है, कोई उनकी सुनवाई नहीं है। और पिछले दिनों जब आपने देखा कि कलरक टाइप का आदमी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, ये कलरक तो सिर्फ मोहरा है। ये बड़े बड़े लोग जो है रिश्वत का जो इन्होंने यहाँ पे जीता जागता जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है, इसके सरगना को पकड़ना चाहिए। क्योंकि आज के प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, फैमिली आईडी की बात हो, हमारी नगर पालिका के अंदर गरीब आदमी छोड़ो, आम आदमी का कोई कागज पकड़ने वाला तैयार नहीं है बगैर पैसे के। तो मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया था कि आप स्पेशल इन नगर परिषद के कार्यालय पे फोकस करो, इनको भ्रष्टाचार से मुक्त कराओ। तो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हम जल्द ही ऐसी प्लानिंग बनाएंगे कि नगर परिषद के जितने भी कार्यालय में कोई भ्रष्टाचारी बैठा है उसके ऊपर नकेल कसने का काम करेंगे। और मैं आशावान व्यक्ति हूँ, आशा उम्मीद करता हूँ कि मुख्यमंत्री अपनी बात पे खरे उतरते हुए पूरे हरियाणा प्रदेश के नगर परिषद के कार्यालयों का औचक निरीक्षण करेंगे। और फतेहाबाद के अंदर जितना बुरा हाल है उसके लिए स्पेशल क्यों, यहाँ पे ना तो कोई एक्शन है, ना एमई है, ना जेई है, यहाँ पे कोई अधिकारी है ही नहीं। जब अधिकारी नहीं होगा तो विकास कार्य कैसे होंगे? ये 3 साल से वैसे वीरान पड़ा हुआ है हमारा नगर परिषद। भगवान जी, आप वर्षों से राजनीति में हैं, 2 बार आप दूसरी बार विधायक हैं, 1 बार पलासिंग किला खेड़ा भी बन चुके हैं और चौधरी दूड़ाराम भी 2 बार बन चुके हैं। मैंने ना नगर परिषद अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान एक चीज देखी, मैंने देखी, आपने तो अपने हिसाब से जवाब देना है। आप डीसी से मिलने गए, बाहर निकल के आपकी एक फ्रूटफुल वार्तालाप हुआ होगा। अच्छा, बाहर प्रेस से आपने कहा भी ये इतने 2 फुट 3 फुट की जगह भी मिलेगी, अतिक्रमण हटाओ अभियान नहीं चलेगा। लेकिन उसके बाद मेरा आकलन यह है कि बलवान चौधर बना गया, डीसी से मिलके एक बार फिर फतेहाबाद और टोहाना तक धड़ तोड़ दिया गया। हम जब व्यापारी लोगों को लेके डीसी और डीएमसी साहब से हमने मीटिंग करी थी, अतिक्रमण वास्तव में एक जटिल समस्या थी, आम आदमी को भी परेशानी थी। कोई भी साथी नहीं चाहता कि अतिक्रमण हो, उससे आम आदमी को परेशानी होती है। लेकिन फिर हमने उनसे आग्रह किया था कि 3 फुट का छज्जा और पौड़ी के 3 स्टेप पे आप मत छेड़ना, अगर दूसरे ने कोई अतिक्रमण कर रखा है तो वो आप हटा दें। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम 3 फुट पैड़ी की पाई नहीं छेड़ेंगे और 3 फुट का छज्जा नहीं छेड़ेंगे। उसके बावजूद भी शिकायतें मिली थी। आपने मुझे फोन के माध्यम से बताया था कि नगर परिषद 3-3 फुट के छज्जे भी तोड़ रही है। उसके बाद मैंने डीएमसी से बात करी थी कि आपने जो कल आश्वासन दिया था उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम आज के बाद नहीं तोड़ेंगे। तो मेरे साथ शायद उन्होंने पहले दिन तोड़ दी थी कि 1-2 पौड़ी उन्होंने, उसके बाद उन्होंने पौड़ी नहीं तोड़ी। तो ये तो पूरे हरियाणा प्रदेश में भी मैंने विधानसभा में ये क्वेश्चन उठाया था कि अतिक्रमण का आप कोई नियम बताएं। और 3 फुट के छज्जे और 3 फुट की पैड़ी कोई अतिक्रमण नहीं माना जाता। 3 फुट का छज्जा सिर्फ दुकानदार भाई धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए लगाता है, उसको सरकार अतिक्रमण में ना गिने। और मेरा भी सभी व्यापारी भाइयों, दुकानदार भाइयों से आग्रह है कि वो अतिक्रमण करने का प्रयास ना करें, क्योंकि अतिक्रमण करने से सभी को ये परेशानी होती है और सरकार को कहीं ना कहीं फिर अतिक्रमण हटाने के लिए आना पड़ता है। और अतिक्रमण जब सरकार हटाने जाती है तो हमारे जैसे लोगों के लिए बड़ी दुविधा होती है। अगर अतिक्रमण करने वाले का साथ दें तो आम जनमानस फोन करके पता नहीं क्या क्या कहते हैं, अगर उनका साथ नहीं दे तो वो लोग सोचते हैं कि हमारी कौन मदद करे, कौन आएगा। तो हम भी आग्रह करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि अतिक्रमण ना किया जाए। और सरकार से भी मेरा निवेदन है कि अतिक्रमण ये 3 फुट के छज्जे और 3 फुट की पैड़ियां पूरे हरियाणा में एक ऐसा कानून बना दिया जाए ताकि कोई दुकानदार भाई परेशान ना हो। भगवान जी देखो, आप लोगों से अफसरशाही छुपी नहीं होती, व्यवस्था नहीं छुपी होती। ये जो तोड़ फोड़ हुई
इसमें कोई राजनीतिक शक्ति भी काम कर रही थी, किसी शय पे थे ऑफिसर, ऐसा कुछ भी आपको लगा? ये भारतीय जनता पार्टी इवेंट मैनेजमेंट पार्टी है। इसका नाम तो दिया था स्वच्छ भारत, लेकिन ये सफाई करने लगे थे छोटे छोटे दुकानदार की और व्यापारी भाइयों की। इनकी एक नेचर है, जैसे बागड़ी भाषा में कहते हैं, किसी को दाप के नहीं खाने देना चाहते ये लोग सभी को परेशान करते हैं, हर आदमी को एक दूसरे से लड़ाने का प्रयास करते हैं। अब पिछले दिनों आप देखो, एससी को डीएससी से लड़ा दिया। देना इन्होंने डीएससी को भी कुछ नहीं है। पिछले दिनों जो भर्ती हुई डीएससी का, सिर्फ एक लड़का इन्होंने भर्ती किया था, सारी की सारी खाली करी थी। कहीं जाट को नॉन जाट से लड़ाएंगे, बड़े शहर में शहरी और ग्रामीण को लड़ाएंगे, ये इनकी एक चाल है। आपका कहने का मतलब है जात पात का जहर घोला जा रहा है। ये जात पात का जहर दीर्घकालीन सचदेवाजी इतना नुकसान है। आपके मेरी उम्र 60 के करीब है, अपनी उम्र तो निकल जाएगी, लेकिन आज जो बच्चा 2 साल से लेकर 5 साल तक है, उस बच्चे के लिए बड़ा ये घातक परिणाम होगा। हम देश को फिर गुलामी की ओर लेके जा रहे हैं। जात पात और धार्मिक उन्माद नहीं फैलना चाहिए, हमारा भाईचारा मजबूत रहना चाहिए। अगर भाईचारा मजबूत रहेगा तो ही हमारा देश मजबूत रहेगा। और ये हरियाणा में नहीं, ये राष्ट्र स्तर पे भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सांप्रदायिक ताकतें मजबूत हो रही है, ये जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर पंडित और नॉन पंडित की बात करेंगे। ये पंजाब में जाएंगे, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने का काम करेंगे। बिहार में जाएंगे, कुर्मी और यादव को लड़ाने का काम करेंगे। यूपी में जाएंगे, हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम करेंगे। गुजरात में जाएंगे, पटेल और नॉन पटेल की बात करेंगे। महाराष्ट्र में जाएंगे, मराठा और नॉन मराठा की बात करेंगे। बंगाल में जाएंगे, मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमान की बात करेंगे। राजस्थान में जाएंगे, गुज्जर और मीणा की बात करेंगे। और हरियाणा में आएंगे, जाट और नॉन जाट की बात करेंगे, शहरी और ग्रामीण की बात करेंगे, छोटे किसान और बड़े किसान की बात करेंगे। और दिल्ली बम्बई बड़े शहरों में जाएंगे तो शहरी और ग्रामीण की बात करेंगे। ये लॉन्ग टाइम हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत घातक है, ऐसी परंपराएं नहीं होनी चाहिए। भगवान जी, आपने चौधरी दूड़ाराम को इस इलेक्शन में हराया। जब आप इनेलो टिकट पर जीते थे तब आपके सामने कौन आ रहा था? तब भी दूड़ाराम जी आ रहे थे। तो आपने चौधरी दूड़ाराम को 2 बार गहरे जख्म दिए। एक मैं उन्हीं से संबंधित एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। एक बात साल भर ही हुआ है, एक ट्रेवल करती है, एक बात दूड़ाराम जी की एक टिप्पणी रहती है बिना ये मौका आ गया है, अगर ये मैं हार गया ना तो खमियाजा हल्के को भुगतना पड़ेगा, तो लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मैंने भी वीडियो के माध्यम से ऐसी बातें सुनी है। दूड़ाराम 2 बार का विधायक है, सीनियर आदमी है। जनता को गुमराह और भ्रमित करने के लिए ऐसी उसको भ्रांतियां नहीं फैलानी चाहिए। और मैं कहता हूँ ये हल्के का ये सौभाग्य है कि वो तीसरी बार नहीं बना। अगर वो इस बार बन जाता तो भी हल्के का पता नहीं कितना नुकसान होता। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी वो 2004 से 2009 तक, 19 से 2024 तक 2 बार विधायक बना, तो फतेहाबाद विधानसभा का इतना नुकसान हो गया, उसकी भरपाई असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर है। जब वो 2004 से 2009 में विधायक था तो हरियाणा की सबसे बड़ी भुन्ना शुगर मिल सरकार ने औने पौने दामों पे बेचने का काम किया था। और हमारे मौजूदा विधायक के मुंह में दही जम गई थी। विरोध का एक स्वर भी मुझे आप दिखा दें, कहीं उसने कहा था कि इसको मैं बिकने नहीं दूंगा। अगर उस टाइम मेरे जैसा कोई सामान्य ज्ञान का व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता तो मैं तो मुख्यमंत्री के आवास के आगे मरणवत रख देता, चाहे वो घाटे में चले फैक्ट्री, लेकिन उस घर पे है। नहीं तो भुन्ना तरक्की करता, हमारे शहर तरक्की करता, हमारा इलाका तरक्की करता, किसानों को लाभ होता। क्योंकि भुन्ना शुगर मिल हरियाणा की सबसे बड़ी भुन्ना शुगर मिल थी। और दूसरी दफा जब 19 से 24 बना तो नगर परिषद के वोट ऐंठने के लिए इन्होंने झूठा बोर्ड लगा दिया था कि फतेहाबाद के अंदर मेडिकल कॉलेज बनेगा। और लोग बड़े गुमराह हो गए थे, लोगों ने सोचा बनेगा। हमने भी खुशी जाहिर की थी कि बहुत अच्छी चीज है, ये बनना चाहिए। और उसके बाद में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने टोहाना के अंदर रसूलपुर बनाने में जो घोषणा करी थी जनसभा में, उस जनसभा के स्टेज पर हमारा विधायक दूड़ाराम जी बैठे थे। जब रसूलपुर की घोषणा कर रहे थे तो ये लोग तालियां बजा रहे थे। इनका हक बनता था विरोध स्वरूप कम से कम स्टेज से नीचे ताकि कहते कुछ तो विरोध करते हुए मेरे हल्के से मेडिकल कॉलेज क्यों लेके जा रहे हो। अगर मेडिकल कॉलेज होता हमारे आज, हमारा फतेहाबाद शहर
मैं आपको बताना चाहूंगा 20 साल के बाद में फतेहाबाद को बुड्ढों का शहर कहना घोषित कर देंगे। आज युवा बच्चे यहाँ पे काम करके खुश नहीं है। खुश क्या, यहाँ पे काम नहीं है। बच्चे कोई गुड़गांव जाता है, कोई मोहाली जाता है, कोई पंचकुला, कोई जयपुर, बंगलोर, वहाँ पे काम करते हैं क्योंकि बच्चों के पास यहाँ पे काम नहीं है। अगर मेडिकल कॉलेज यहाँ पे होता तो दुकानदार भाई की दुकानदारी चलती, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा मिलती, कोई पीजी खोलता, कोई सलून खोलता, कोई कुछ खोलता, तो हमारा शहर डेवलपमेंट करता। इस तरह की एक चीज यहाँ पे आनी चाहिए। विकास होते हैं ये कुछ 4 खाड़े बना दिए, 4 रास्ते बना दिए, वो विकास नहीं होते। ये दोनों बार इनके कार्यकाल में जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई कभी हो नहीं सकती। ये जनता को गुमराह करते हैं। इनके खजाने की में कहीं कमी रहेगी मुझे पता नहीं, हल्के का कोई नुकसान नहीं हुआ। बलवान जी, आपने भी देखा होगा पिछले 2-3 महीनों में 4 बार मुख्यमंत्री आ गए और कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई। हाँ, चौथी बार आने की 2 फरवरी को संभावना है। और 3 बार आए तो जब बुडोपल में आए तो मैंने वीडियो के माध्यम से मांग भी करी थी कि आप चिंदड़ गांव से मात्र 4 किलोमीटर दूर गौशाला में जाओगे, आप अपनी गाड़ी लेके वह चिंदड़ गांव का हाल देख के आना, क्यों हमारे जिले का सबसे प्रभावित गांव चिंदड़ है जिसके चारों से मेर पानी पानी है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे भी वो आश्वासन दे के चले गए, भाई हम सेम के बारे में कुछ करेंगे। उसके बाद मैंने उनको ये भी कहा था कि बुडोपल के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक केंद्रीय विद्यालय बनाने की मंजूरी दी थी और 2016 से वहाँ पे प्राइवेट बिल्डिंग में क्लासें लग रही है। पंचायत जमीन देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार टेंडर कॉल करके उसका फाउंडेशन स्टोन नहीं रख रही। अगर वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय बनता है, बड़ी प्राइम लोकेशन है, नेशनल हाईवे पर स्थित है, हमारे जिले का उससे विकास होगा। और भी बहुत सी मांगे मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से करी थी, लेकिन वही ढाक के 3 पात मुख्यमंत्री जी उन मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और अब भी जब पीढ़ी मंजूरी आएंगे तो हम प्रयास करेंगे उपायुक्त के माध्यम से या मुख्यमंत्री से मिलके भी हमारी ये मांगे हैं तो उनको पीली मंदोरी गांव में वो मंजूर करनी चाहिए। बलवान जी, एक ना चुनाव के दौरान मेरे को भी लोगों को भी एक आपकी एक टिप्पणी बड़ी अच्छी लगती थी भाई, बिना टी 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 जोर की बजनी चाहिए। यहाँ याद आ गया होगा मैं क्या पूछने जा रहा हूँ। टी 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 8 नंबर पे जोर की बजनी चाहिए, मेरे ख्याल कुछ ऐसा था। चलो थोड़ी सी कम आवाज में बजी, टी तो बज गई। चंडीगढ़ में टी क्यों नहीं बजी कांग्रेस की? ये तो पिछले दिनों राहुल जी ने पूरे समूचे राष्ट्र स्तर पे बताया और हरियाणा प्रदेश का बताया है। ये वोट चोरी की सरकार है। इन्होंने हर हल्के के अंदर वोट चोरने का काम किया था। नहीं तो इस बार दर और दीवारों पे लिखा जा चुका था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 2/3 बहुमत से हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इन्होंने वोट चोरी करके जिस तरह से आम जनमानस के अधिकारों पे डाका डालने का काम किया, ये लोकतांत्रिक के लिए बहुत ही घातक है। ये वोट चोरी की सरकार है, ना कि जनता के बहुमत की सरकार। भाजपा नेता ये कहते हैं कि लोकसभा में तो कांग्रेस ने आरोप लगाए नहीं, 5 सीटें आ गई, सरसा भी प्रचंड बहुमत से जीती, फतेहाबाद भी मेरे ख्याल 25,000 की हार जीत हुई। कहते हैं अब ये विधानसभा में जब सत्ता नहीं बनी ना तो ये झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं वोट चोरी के। कांग्रेस ने उस टाइम भी आवाज उठाई थी। कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट इन्होंने धक्के से रही थी, गुड़गांव की सीट इन्होंने धक्के से रही थी, 2-4 जगह और भी इन्होंने गड़बड़ियां करने का प्रयास किया था। लेकिन कई बारी गड़बड़ करने वाला अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता है, कई बारी कामयाब नहीं होता। तो शायद लोकसभा में ये गड़बड़ वाले मामले में कम कामयाब हुए होंगे और उसकी पुनरावृत्ति इन्होंने विधानसभा चुनाव में शायद आम जनमानस के आंखों में धूल झोंकने का ज्यादा काम किया होगा। इसलिए वोट चोरी की सरकार है, जनता के बहुमत की सरकार नहीं है। बलवान जी, अंतिम प्रश्न मैं पूछूंगा, उसके बाद कोई आप बात कहना चाहें। लोग ना आम चर्चा में कहते हैं कि ना तो फतेहाबाद के मतदाताओं में करंट है ना नेताओं में करंट है, लेकिन करंट ही नहीं है, इसीलिए खामियाजा भुगतना पड़ता है, अफसरशाही अपना सिट्टा सेक के पार जाती है। नहीं, ना तो मतदाताओं में कोई कमी है ना नेताओं में कमी है, ये सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है। हम हर पटल पे उठाते हैं कि अफसरशाही ब्यूरोक्रेट सरकार पे हावी है और उसी का नतीजा है कि फतेहाबाद का प्रशासन भी पूरी तरह सरकार पे हावी है। नहीं तो ये जनप्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि नहीं मानते। MC साहिबान जब 15-15 दिन धरने पे बैठते हैं
और डीएमसी इनको आगे इनका हालचाल नहीं पूछते, इनकी मांगों को स्वीकार नहीं करते, ये अफसरशाही तो है ही नहीं। डीएमसी की और दूसरे अधिकारियों को इतनी मत थोड़ी हो सकती है हमारे एमसी साहिबान बैठे धरने पे और वो आके उनकी बात ना सुने, और हाउस के अंदर एक एक साल पुराने काम पास हो जाते हैं और ये उसके ऊपर कलम टेकने को तैयार नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सभी बातें रिकॉर्ड की हैं, चाहे जिला परिषद की बात हो, चाहे ब्लॉक समिति की बात हो, चाहे नगर परिषद की बात हो। जिस जिस हाउस में जो काम पास हो गए इतने दिन वो डिले क्यों हुए, तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ चाहे 10 साल लगे चाहे 5 साल लगे, हम उसकी जांच कराएंगे, इनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये एक रूल है कि जितने दिन के बाद में हाउस में जो काम पास होते हैं उसके ऊपर कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। हाउस सर्वे सर्वा है, ब्यूरोक्रेट सेकेंडरी है। बुलवान जी, एक प्रश्न और दिमाग में आ गया, बातचीत करने का तो आपसे ना मन खूब लंबा कर रहा है। आपके ना कांग्रेस के नेता संपत सिंह छोड़ गए, वासुदेव शर्मा छोड़ गए, और अब चर्चा चल पड़ी भी कुलदीप शर्मा भी छोड़ने वाले हैं, और कई भी छोड़ गए। ये छोड़ के आपकी पुरानी पार्टी इनेलो में जा रहे हैं, क्या कारण है? कांग्रेस की आपसी लड़ाई या इनेलो में कुछ उनको नजर आ रहा है? कांग्रेस की आपसी लड़ाई ये सिर्फ गोदी मीडिया की देन है, कोई आपसी लड़ाई नहीं है, सारी कांग्रेस एकजुट है। और जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो अपनी निजी महत्वाकांक्षा की वजह से पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। अतीत में उन लोगों का पार्टी ने कोई सम्मान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बलवान दौलतपुरिया जी से देखिए, आपने एक लंबी बातचीत सुनी, एक हमने लगभग कई प्रश्न पूछने की कोशिश की। आप यह लोग हजारों की संख्या में इंटरव्यू देखेंगे, कमेंट्स में अगर आपके कोई प्रश्न बाकी रह गए हैं तो फिर पूछ लेंगे इनसे 10-15 दिन बाद, महीने बाद। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, हरियाणा जनादेश टाइम्स को फॉलो कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। बलवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।